नोवोरोसियस्क, वो बंदरगाह शहर जहां रूस ने अपने काला सागर बेड़े के बचे खुचे जहाज रखे हैं, एक भयानक रात से गुजरा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शहर के मेयर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कल सुबह कहा, आपातकाल घोषित करने के तुरंत बाद। रूस के पास इन जहाजों को रखने के लिए आखिरी सुरक्षित जगह थी। 4 युद्धपोत बंदरगाह के अंदर ही हमले में क्षतिग्रस्त हुए। उनमें से 2 फ्रिगेट हैं और रूस के पास पूरे काला सागर में सिर्फ 2 फ्रिगेट हैं। हमला 5 घंटे से ज्यादा चला। 5 घंटे तक वायु रक्षा फायरिंग करती रही, लेकिन जो आ रहा था उसे रोक नहीं सकी। शहर बिना पानी के जागा। 2 मुख्य पाइपलाइन फट गई और 2,60,000 से ज्यादा लोग बिना पानी के रह गए। और जैसे ये सब काफी नहीं था, रूस के 2 सबसे बड़े अनाज टर्मिनल काम करना बंद कर दिए। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है और शिकागो कमोडिटी एक्सचेंज में, जहां पूरी दुनिया के लिए गेहूं की कीमत तय होती है, उसी दिन उसकी कीमत बढ़ गई। और जब ये सब हो रहा था, पुतिन देश के दूसरी तरफ थे। वहां से 8,000 किलोमीटर दूर एक युद्धपोत पर सवार होकर वे एक नौसैनिक अभ्यास देख रहे थे। और यहाँ चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने लगती हैं। यह जगह वही बेस है जहाँ रूसी बेड़ा भाग गया था जब क्रीमिया निशाने पर आ गई थी। यह रूसियों की योजना बी थी। और जानते हो उनके लिए सबसे बुरी बात क्या है? उनके पास कोई योजना सी नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उस रात क्या हुआ था। वहां नीचे मौजूद लोगों ने इसे फिल्माया था और मैं तुम्हें वो जाल भी दिखाऊंगा जिसमें रूस खुद ही फंस गया, क्योंकि उन्होंने उसे अपने ही हाथों से बनाया था, ये सोचकर कि वो उनकी सुरक्षा है। लेकिन चलो रात से शुरू करते हैं। खाड़ी के दूसरे किनारे से ये वीडियो शूट किया गया था जब हमला चल रहा था। जो तुम देख रहे हो, ये लाल रंग की लकीरें जो आसमान में ऊपर की ओर जा रही हैं, ये ट्रेसर गोलियां हैं। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो हवा में जल उठती हैं और तोपची इसका इस्तेमाल यह देखने के लिए करते हैं कि गोलियां कहां जा रही हैं और अंधेरे में अपना निशाना दुरुस्त करते हैं। अब उन नीली किरणों को देखो जो पंखे की तरह फैल रही हैं। वो सर्च लाइट नहीं है, वे ड्रोन को चकाचौंध करने वाली लाइटें हैं। इसका मकसद ड्रोन के कैमरे पर रोशनी डालना है और उसके निशाने लगाने वाले सिस्टम को अंधा कर देना है, इससे पहले कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और वहां बीच में वो नारंगी बिंदु जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो एक ड्रोन है जिसे वे गिराने में कामयाब हुए। लेकिन जितने गिरते हैं उससे कहीं ज्यादा निकल जाते हैं। और उस शहर के ऊपर से क्या गुजर रहा था, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि नीचे मौजूद लोगों की सुनो। ये क्या बकवास है? ये एक जेट है यार। एक यूएफओ? क्या है ये दोस्त? देखो। इन लोगों की बात सुनो। वे कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसका नाम नहीं जानते। उनमें से एक पूछता है कि वो चीज क्या है। दूसरा जवाब देता है कि वो एक जेट है और बाकी सब गालियां हैं। वे सही थे। वो सच में एक जेट था, एक यूक्रेनी ड्रोन जिसमें जेट इंजन था, जिसका नाम पल्यानित्सिया है, जिसे खुद जेलेंस्की ने उस रात इस्तेमाल करने की पुष्टि की थी। और एक और ग्रुप है जो शहर के एक अलग हिस्से में है। जब एक उनके ऊपर से नीचे उड़ता है तो वे उसे फिल्मा रहे हैं। उनकी आवाज में डर साफ सुना जा सकता है। ऐसा 5 घंटे तक चलता रहा और जो उन्होंने निशाना बनाया वह और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि नोवोरोसियस्क कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है जिसके चारों ओर एक शहर बसा हो। ये रूस के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाहों में से एक है जिसके अंदर एक नौसैनिक अड्डा है। यह बंदरगाह है, सुबह का समय है। वे काले स्तंभ जो मशरूम की तरह ऊपर उठ रहे हैं, जिनकी नींव पर नारंगी आग है। क्रेनों के बीच में वही माल टर्मिनल है। और इस बंदरगाह में एक साथ 3 चीजें हैं। यहाँ शेशकारेस तेल टर्मिनल है जो अकेले ही रूसी तेल के सभी निर्यात का 30% से अधिक हिस्सा संभालता है। यहाँ देश के 2 सबसे बड़े अनाज टर्मिनल हैं, जिनमें से एक की क्षमता प्रतिवर्ष 8.5 मिलियन टन है। और यहाँ नौसैनिक अड्डा भी है। सब कुछ एक ही जगह पर है और सब कुछ एक ही रात में निशाना बनाया गया। दोनों अनाज टर्मिनल ने काम करना बंद कर दिया। और ये सिर्फ रूस की समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस
दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है और इस गेहूं का अधिकांश हिस्सा काला सागर के रास्ते जाता है। शिकागो में गेहूं की कीमत उसी दिन लगभग 3% बढ़ गई और रूसी अनाज लॉबी पहले से ही चेतावनी दे रही थी कि अगर ये हमले जारी रहे तो काला सागर के रास्ते निर्यात पूरी तरह से बंद हो सकता है, जिससे अफ्रीका और मध्य पूर्व में खाने की कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो रूसी बंदरगाह पर हमले ने 3 महाद्वीपों में रोटी की कीमत को प्रभावित किया और सिर्फ बंदरगाह ही नहीं था, रिहायशी इमारतों पर भी हमला हुआ। गाड़ियां तबाह हो गईं और शहर में पानी नहीं रहा। अब मुझे जहाज़ों के बारे में बात करनी है, क्योंकि यही वजह है कि यूक्रेन ने ऐसा किया। ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली और नोवरोसिस्क को काले सागर में रूसी बेड़े का आखिरी बड़ा गढ़ बताया। उन्होंने कहा कि इस हमले में एक साथ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया: जेट ड्रोन, नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलें और नौसैनिक ड्रोन। और इसे देखिए, क्योंकि यह दुर्लभ है। ये एक यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन का ऑनबोर्ड कैमरा है। काला और सफ़ेद है क्योंकि ये इंफ्रारेड है। जहाँ जहाज के ढांचे पर गुलाबी निशानियां दिखाई दे रही हैं, वो निशाना लगाने वाली प्रणाली है जो दिखा रही है कि कहाँ टकराना है। और अगर आप स्क्रीन के बीच में कर्सर को देखें तो उसका आकार दिल जैसा है। किसी ने उसे प्रोग्राम किया है। हाँ, ये मजाक है। मुझे एक बात पर तुम्हारे साथ निष्पक्ष होना होगा। ये खास क्लिप कल रात की नहीं है, ये अप्रैल में हुए एक पहले हमले की है। लेकिन ये सबसे स्पष्ट रिकॉर्डिंग है जो दिखाती है कि ये हमले अंदर से कैसे काम करते हैं। और अब आती है वो बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। आखिरकार उन जहाजों के साथ क्या हुआ? रूस ने कुछ नहीं कहा, न कोई पुष्टि, न कोई संख्या, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से चुप्पी। लेकिन आजकल छुपाना मुश्किल है क्योंकि ऊपर से देखा जा सकता है। ये नोवरोसिस्क के नौसैनिक घाट की सैटेलाइट तस्वीर है जो हमले के बाद ली गई थी। वे 4 जहाज जो घाट के पास कतार में खड़े हैं, वे युद्धपोत हैं। और ध्यान दें उन गहरे धब्बों पर जो डेक और घाट के फर्श पर उनके चारों ओर है, वह जला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऊपरी संरचना झुलसी हुई है और मलबा जहाज के किनारे बिखरा हुआ है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार जो जहाज निशाना बने वे थे फ्रिगेट्स एडमिरल मकारोव और एडमिरल एसेन, एक मिसाइल लॉन्च करने वाली कॉर्वेट और एक गश्ती जहाज। और इसमें एक खास बात है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। ये दोनों फ्रिगेट्स रूस के पास काला सागर में मौजूद केवल 2 फ्रिगेट्स हैं। ये कैलिबर क्रूज मिसाइलें लॉन्च करती हैं और ये उनके पास बचे हुए सबसे बड़े जहाज हैं जब से क्रूजर मॉस्को 2022 में डुबो दिया गया था। और जानते हैं कि ये रूस के लिए 4 जहाज खोने से भी ज्यादा बुरा क्यों है? क्योंकि ये जहाज वहां अपनी मर्जी से नहीं थे। युद्ध से पहले काला सागर में रूसी बेड़े का मुख्य अड्डा सेवस्तोपोल क्रीमिया में था। ये 2 सदियों से भी ज्यादा समय से उनका घर था। लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से क्रीमिया पर हमला करना शुरू कर दिया और रूस को वहां से अपने जहाज हटाने पड़े। रूस ने सब कुछ नोवोरोसिस्क ले जाया, जो यूक्रेन से दूर काले सागर के दूसरी तरफ है। नोवोरोसिस्क ही जवाब था। ये वो जगह थी जहां यूक्रेन उन तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन यूक्रेन ने वहां तक पहुंच बना ली। फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर और कोई तीसरा बेस नहीं है। काले सागर में कोई दूसरा रूसी बंदरगाह नहीं है जहां एक बेड़े को रखने की सुविधा हो। उनके पास जगह बदलने का कोई विकल्प नहीं है। अब मेरे साथ पिछले साल दिसंबर में लौटिए। उस बंदरगाह के अंदर यूक्रेनी हमले के बाद, जिसमें एक पनडुब्बी को निशाना बनाया गया था, रूसियों ने नौसैनिक ड्रोन की समस्या को एक बार में हल करने का फैसला किया। उन्होंने बंदरगाह का प्रवेश द्वार बंद कर दिया, खाड़ी के मुहाने पर बजरे और तैरती हुई बाधाएं लगा दी ताकि कोई भी सतही ड्रोन अंदर न आ सके, और ये काम कर गया। नौसैनिक ड्रोन के खिलाफ बाधा के तौर पर यह काम कर गया। लेकिन ध्यान दो कि वह और क्या करता है। अगर कुछ अंदर नहीं जा सकता तो कुछ बाहर भी नहीं आ सकता। वही बाधा जो यूक्रेनी ड्रोन को अंदर आने से रोकती है, वही बाधा
रूसी युद्धपोत को जल्दी बाहर निकलने से भी रोकती है। तो जब हमला हुआ, जहाज पैंतरेबाजी नहीं कर रहे थे, वे बिखर नहीं रहे थे, वे खुले समुद्र में नहीं जा रहे थे जहां वे निशाना बनाना मुश्किल होते। वे डॉक पर एक लाइन में खड़े थे, उसी बाधा के पीछे जो उन्होंने खुद बनाई थी। नौसेना विश्लेषक ने अप्रैल में ही लिखा था कि नोवोरोसिस्क की सुरक्षा दीवारें अब एक पिंजरा बन गई है और रूसी पनडुब्बियां अब अपने ही लंगरगाह में डूबी रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, सिर्फ इसलिए ताकि ड्रोन से दिखाई न दें। यही जाल है। उन्होंने एक खतरे से खुद को बचाया, लेकिन खुद को दूसरे खतरे के सामने उजागर कर दिया, और इसी वजह से यह बेड़ा वह काम करना बंद कर चुका है जो एक बेड़ा करता है। यूक्रेनी सैन्य विश्लेषक ने इसे इस तरह संक्षेप में कहा, काला सागर की रूसी बेड़ा अब समुद्र में शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वो सिर्फ जमीन पर अभियान का समर्थन करता है। सोचिए, ये गिरावट कितनी बड़ी है। ये वही बेड़ा है जो कुछ साल पहले जहाज़ों के समूहों को भूमध्य सागर में भेजता था और अलग अलग जगहों से क्रूज मिसाइलें दागता था। आज वह नोवोरोसिस्क के पास समुद्र के एक छोटे से हिस्से से मिसाइलें दागता है और बंदरगाह से बाहर नहीं निकलता। और एक बात है जो मुझे लगता है कि सब कुछ बयां कर देती है। जब नोवोरोसिस्क जल रहा था, पुतिन एक वीडियो में क्रूजर वरियाक पर सवार दिखाई दिए, जो सखालिन के पास रूस के सुदूर पूर्व में वहां से 8000 किलोमीटर दूर था। वह प्रशांत बेड़े के अभ्यास को देख रहे थे, जिसमें 60 जहाज और 13,000 सैनिक शामिल थे, और उन्होंने यूरोप को धमकी देने का मौका भी लिया, यह कहते हुए कि वे यूरोपीय व्यापारिक जहाजों को जब्त कर सकते हैं। कैमरे के लिए ताकत का प्रदर्शन करता हुआ एक बेड़ा, दूसरा बेड़ा अपने ही घर में मार खा रहा है और घाट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। रुको रुको, ताकि देख सको कि यह युद्ध रूस के लिए कितना जटिल हो गया है। नोवोरोसिस्क वही जगह है जहां से वह पाइपलाइन निकलती है जो कजाकिस्तान से तेल लाती है, और जिसमें 2 अमेरिकी कंपनियों की भी हिस्सेदारी है, शेवरॉन और एक्सॉन। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार जुलाई के अंत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति J.D. वेंस ने ज़ेलेंस्की को फोन किया और यूक्रेन से अनुरोध किया कि वह उन जहाजों पर हमला करना बंद करे जो इस तेल पाइपलाइन की सेवा में लगे हैं, और यूक्रेन ने इसका पालन किया। उस रात जब पूरा बंदरगाह जल रहा था, उस विशेष संरचना को छुआ तक नहीं गया। यानी यूक्रेन उसी नक्शे के अंदर हमला कर रहा है जहां उसके पास कुछ लक्ष्य हैं जिन पर वो हमला कर सकता है, और कुछ लक्ष्य हैं जिन पर वो हमला नहीं कर सकता, और इस नक्शे का एक हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका तय करता है। इन हमलों को देखने के बाद जो बात साफ हो गई है वो ये है कि ये सिर्फ 4 जहाजों के बारे में नहीं थे। रूस ने ये युद्ध काला सागर का मालिक बनकर शुरू किया था। उसके पास क्रीमिया था, उसके पास सेवास्तोपोल था, उसके पास पूरा एक बेड़ा था, और यूक्रेन, खैर उसके पास तो लगभग कोई नौसेना ही नहीं थी। आज भी यूक्रेन के पास नौसेना नहीं है, और रूसी बेड़ा एक बंदरगाह में फंसा हुआ है, उस अवरोध के पीछे जो उसने खुद बनाया है, और वह हवाई हमले झेल रहा है, जबकि राष्ट्रपति किसी और महासागर में फोटो के लिए पोज दे रहे हैं। ये किसी लड़ाई में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, एक एक करके हमले हुए, जब तक कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। वो ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रूसी बेड़ा और जो कुछ भी उसका समर्थन करता है वह तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक यह युद्ध जारी है, और हम यहाँ इस कहानी के घटनाक्रमों पर नज़र बनाए रखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। इस तरह आप हर घटना की जानकारी रखते रहेंगे। सवाल ये है कि ये जहाज कहाँ जा रहे हैं, और जवाब कम से कम अभी के लिए ये है कि इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगले वीडियो तक।